Assalamualaikum. This is Rabia Rashid, and you are watching our lectures. And we are starting a new playlist regarding Pakistan affairs. तो इसमें जो है ना क्या चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स ये हैं, जैसे कि आप पास्ट पेपर्स देख चुके होंगे कि 2019 से लेके अब तक कोई काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं आ रही क्वेश्चंस में। जो पास्ट पोर्शन है ना इसका, हिस्ट्री पोर्शन में से कुछ भी नहीं आ रहा। और लेकिन जो चीज़ें आ रही हैं वो भी लेस इम्पोर्टेंट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल एमसीक्यूज़, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है हिस्ट्री, बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान अफेयर्स की हिस्ट्री आपने करनी है, बल्कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया पाकिस्तान को भी ज़रा जो है ना वो, ये एक प्रो टिप दे रही हूँ आपको, उसको विज़िट कर लेना जब अगर अच्छे नंबर लेने हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से हिस्ट्री ऑफ इंडिया पाकिस्तान से भी जो है ना काफ़ी गाड़ी गाड़ी पीछे से चीज़ें आ रही हैं एमसीक्यूज़ में। तो जनाब चलें, हम चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। जी, मैंने ये 3 पोर्शंस में इसको डिवाइड किया है, पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर। पास्ट में हम देखते हैं प्री कॉलोनियलिज़्म, ठीक है? ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले का हिंदुस्तान कैसा था, पोस्ट कॉलोनियलिज़्म उसके बाद कैसा हो गया, फिर जो एक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस थी प्री पार्टीशन, वो क्या सीन था, और फिर पोस्ट पार्टीशन। और अगर देखा जाए तो 2 बुक्स तो हमारी यहीं पे फ़ारिग हो जाती हैं, जो कि मेरे पास हैं, जैसे ट्रैक टू पाकिस्तान और गुलशन साहब सवर। तो उसको जो है आप अगर यानी सब्जेक्टिव की नज़र से कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा घोल के पी लिया, आपने इतने ज़्यादा नोट्स बनाए, डेट्स याद की, सारा कुछ किया, और उसके बाद वो पेपर में नहीं आया, तो लाज़मी सी बात है आप डिसहार्ट हो जाते हो। लेकिन हम वो करेंगे क्योंकि कोई पता नहीं है एग्ज़ामिनर्स का, ठीक है? कभी भी एफपीएससी जो है ना वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, एफपीएससी कुछ भी कभी भी कर सकती है, इसलिए लाइट नहीं लेना। पास्ट वाला पोर्शन भी हम करेंगे। फिर जनाब प्रेज़ेंट वाला जो पोर्शन है, जिसको मैं कहती हूँ कि 70% ओवरलैप करता है हमारे करंट अफेयर से। ये किसी ने अच्छी तरह कर लिया है ना, तो उसको ना ऐसे की परेशानी होती है, ना उसको करंट अफेयर्स की, और 1-2 आपके जो है ऑप्शनल्स, वो भी ये बहुत अच्छा ले जाएगा आपको, ठीक है? अच्छा जी जनाब, प्रेज़ेंट में आ जाते हैं। ज्योग्राफ़ी, जो कि कभी नहीं चेंज कर सकते, आप अपने नेबर्स नहीं चेंज कर सकते, जैसे आप अपने नेबर्स चूज़ नहीं कर सकते, उसी तरह आप उनको चेंज नहीं कर सकते। तो उनके साथ रहना कैसे है, फ़ॉरेन पॉलिसी उनके साथ क्या होगी, वो सारा कुछ, ठीक है? इसमें हाइड्रोपॉलिटिक्स भी हम ज़िक्र करेंगे, इकोनॉमी भी ज़िक्र करेंगे कि जो हमारे जो है इंडिया के साथ, ईरान के साथ, इवन सीपैक भी हमारा ये नेबर्स और ज्योग्राफ़ी की ही जो है एम्बिट में आता है, तो इसको भी हम साथ लेके चलेंगे। देन देयर इज़ सेंटर प्रोविंस रिलेशंस। मैंने पॉलिटिक्स का नहीं लिखा क्योंकि उससे फिर एक गलतफ़हमी हो जाती है कि शायद ये जो करंट सिनेरियो या पॉलिटिशियंस का ये सारा कुछ चल रहा है ना, तो ये देखें ये चीज़ें सीएसएस में नहीं आती। ये बात याद रखना, ये इट्स जस्ट लाइक गले मुहल्ले की लड़ाइयाँ होती हैं ना, इट्स लाइक दैट। उसको जो है ना इवन न्यूज़पेपर में भी उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं। हाँ, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच और इस तरह की चीज़ें हैं, वो आर्टिकल्स आपने याद रखने हैं, वो एमसीक्यूज़ में आते हैं। जैसे आर्टिकल 62, 63 ये आया भी हुआ था पीछे कहीं एमसीक्यूज़ में, किसी एग्ज़ाम में। तो क्योंकि वो एक बहस चल रही थी, तो उसमें जहाँ-जहाँ आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के यूज़ होते हैं ना, उन चीज़ों को यानी आपको नो हाउ होनी चाहिए, टेक्निकल चीज़ें पता होनी चाहिए, पॉलिसीज़ पता होनी चाहिए, लीगल जो है ना टर्म्स वो आपको आनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल जो बाकी सारा चल रहा है, कौन सच्चा है, कौन झूठा, क्या हो रहा है, ये सारा कुछ ये एक सीएसएस के स्टूडेंट का काम ही नहीं है, ठीक है? वही बात जो मैंने आपको कहा था कि अपना ज़हन बिल्कुल खाली कर लें, कोई पॉलिटिकल एफ़िलिएशन कुछ नहीं होनी चाहिए। यू आर अ सीएसएस एस्पायरेंट, और आपका काम जो है ना इन चीज़ों से कोई ताल्लुक वास्ता अभी नहीं है। फिर जी इसमें एनएफसी अवार्ड, सेंट्रल प्रोविंसेस में एक ये बहुत बड़ा इश्यू है, फिर प्रोविंशियलिज़्म, फिर न्यू प्रोविंसेस, ये सारी चीज़ें आएँगी। देन इसमें आएगा कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन ना हमारा पोस्ट पार्टीशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हमारा कंपैरिज़न है तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस का। लेकिन प्रेज़ेंट सिचुएशन में 18th अमेंडमेंट जो है ना, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। फिर इकोनॉमी, इकोनॉमी के अभी मैं आपको स्लाइड्स दिखाऊँगी कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन्स आए हुए हैं पास्ट पेपर में। यानी वो आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यानी पाकिस्तान अफ़ेयर्स में इकोनॉमी एक बहुत जो है ना मतलब वेट रख रहा है। तो इसको आपने जो है ना अच्छी तरह करना है। इसमें इस दफ़ा के एग्ज़ाम में भी बहुत सारी उम्मीद है कि क्वेश्चन्स आएँगे इकोनॉमी से रिलेटेड। तो इकोनॉमी को तो आपने घोल के पी जाना है, इसकी टर्म्स को, इसकी चीज़ों को, इसके इश्यूज़ को, और इससे रिलेटेड इश्यूज़ को भी। फिर जनाब आ जाएँ सोसाइटी। ये सोसाइटी वाला जो पोर्शन है ना, इट्स माय फेवरेट। ये फेवरेट इसलिए नहीं कि ये जो है
मुझे बहुत पसंद, मतलब पसंद उस सेंस में है कि ये इतना सिंपल है, इतना ईज़ी है कि अगर आपने इसको थोड़ी-सी नज़र डाल ली, पाकिस्तान के सिस्टम को समझ लिया, ये क्लास बेस्ड सोसाइटी है तो डिफरेंट क्लासेस को समझ लिया, किस बेस पे स्ट्रैटिफ़िकेशन है सोसाइटी की, ये चीज़ें समझ ली ना, तो ये आपको बहुत किफ़ायत कर जाएगा। ये एक पूरा क्वेश्चन आपका इतने अच्छे अंदाज़ में जाएगा कि आप कहेंगे ना पढ़ा, ना कुछ तैयारी की और देखो कितना अच्छा हो गया। तो कभी-कभी आ भी जाता है। मेरे एंथ्रोपोलॉजी में तो आता रहा है मुझे, और पाकिस्तान की सोसाइटी के हवाले से आता रहा है, और सिर्फ़ मैंने सोच-सोच के ज़हन पे ज़ोर डाल के ये बातें की थी तो वो आ गई। तो और इसमें जो है ना फिर पॉपुलेशन का यूथ बल्ज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू इकोनॉमी है। फिर नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल सिक्योरिटी, इसके एम्बिट में बहुत सारी चीज़ें आएँगी। अभी मैं आपको दिखा भी देती हूँ हमारा जो सिलेबस है कि उसमें ये सारी चीज़ें कैसे आ रही हैं। मतलब यही मेन मैंने तो जो है ना ज़रा शॉर्ट करके ये बॉक्सेस बना दिए हैं, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। इसके अंदर बहुत कुछ आ जाएगा, ठीक है? जो आपके क्वेश्चंस हैं ना कि पेपर में तो चीज़ और तरह से आती है और कोर्स आउटलाइन में और तरह से होती है, तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। जब आप पूरा इसको देख लोगे ना तो फिर आपको बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी और फिर आपको लेके चलना आ जाएगा क्वेश्चन को, ठीक है? तो जनाब फ्यूचर, अब फ्यूचर क्यों ज़रूरी है? एक फ्यूचर भी तो है ना, इन अगर जो भी प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के फॉर एग्ज़ाम्पल चल रहे हैं, तो आपने उस क्वेश्चन की एंडिंग में सिर्फ़ प्रॉब्लम तो नहीं बताने ना, आपने उसको एक बड़ा अच्छा-सा पॉज़िटिव सा आउटलुक दे के तो एंड करनी है, उसकी क्लोज़िंग करनी है। तो जैसे पॉलिटिकल पोलराइज़ेशन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसका फ्यूचर आपको क्या नज़र आता है? तो एग्ज़ामिनर को आपने अपनी पॉज़िटिव साइड दिखानी है कि पाकिस्तान के बारे में आप क्या सोचते हो? ऑब्वियसली मतलब हम सभी लोग यही सोचते हैं ना कि पाकिस्तान अच्छा थ्राइव कर जाएगा। तो इकोनॉमिकली हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं और आगे मैं कहाँ क्या देखता हूँ कि आगे कैसे होगा। फिर सोशल जो भी है हमारा एक सिस्टम है, और सोशल फैब्रिक है और वो सारी चीज़ें, सोसाइटी हमारी, पॉवर्टी इश्यूज़ हैं, एचडीआई है, एजुकेशन वगैरह वो सारा कुछ, तो वो उसका फ्यूचर क्या होगा, रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी उसको लेके कैसे चलना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जो है रशिया यूक्रेन वॉर के बाद और यूएस विथड्रॉल फ्रॉम अफ़गानिस्तान के बाद हमारा फ़ॉरेन पॉलिसी में यूएस के साथ क्या एक स्टांस रहेगा। तो अगर हम ये कहें कि जी हम तो यूएस ब्लॉक से हट के तो हम चाइना ब्लॉक में शामिल हो रहे हैं, तो ये तो बहुत आप बुरा इम्पैक्ट देंगे ना एग्ज़ामिनर को। आपने कैसे लेके चलना है कि जी पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो चलती है फ्रेंडशिप विद ऑल की बेसिस पे, और हमें जो है ना अपने जो है उसको देखना चाहिए कि पाकिस्तान जो है ना अपना एक तो मफाद भी देखेगा, और दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान किसी के भी साइड पे नॉन अलायंस की तरफ है। पाकिस्तान कोई किसी भी ब्लॉक में शामिल नहीं होना चाहता, वो सबके साथ कोऑपरेशन रखना चाहता है और सारों के साथ ही अपनी जो है बायलैटरल या मल्टीलैटरल टाइज़ वो अच्छी रखना चाहता है। फिर जी आ जाएँ नेक्स्ट स्लाइड। अ, अब ये जो है ना मैंने ज़रा और ज़्यादा जो है ओपन किए हैं टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल आइडियोलॉजी पे आए हुए हैं क्वेश्चंस और उम्मीद है कि आगे भी आ सकते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आइडियोलॉजी में क्या आ जाता है? आइडियोलॉजी वी नो दैट कि ये है इस बात पे बेस करती है कि पाकिस्तान जो है ना इस्लाम की बुनियाद पे बना था, और कायद-ए-आज़म की एक स्पीच भी है जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तो उसी दिन बन गया था जिस दिन पहला द फर्स्ट हिंदू कन्वर्टेड टू इस्लाम, तो उसी दिन पाकिस्तान वजूद में आ गया था। ट्यू नेशन थ्योरी है, फिर हिंदू मुस्लिम राइट्स से वो जो बंगाल सेपरेटिज्म था। यानी आपने हिस्ट्री, अगर एक क्वेश्चन आता है ना इस तरह का हिस्ट्री में से, तो वो सारे ही आपके जो है ना हिस्टोरिकल इवेंट्स को छूता हुआ गुज़र रहा है, एनकम्पास कर रहा है, हर चीज़ का थोड़ा-थोड़ा आपने बताना है, तो फिर ही वो कंप्लीट होगा। तो उसमें जो है फिर मज़ीद आइडियोलॉजी में हम ले सकते हैं पर्सनैलिटीज़ आ रही हैं। ऑल्दो कि पिछले काफ़ी अरसे से, कई सालों से किसी पर्सनैलिटी पे नोट नहीं आया सिवाय कायद-ए-आज़म के। तो जो है ये सर सैयद अहमद ख़ान हैं, अ, मतलब आई गेस कि सर सैयद अहमद ख़ान का पहले कहीं आया हुआ है एक नोट, और जो है शाह वलीउल्लाह हैं, सैयद अहमद शहीद बरेलवी हैं। लेकिन हम इनको करेंगे क्योंकि ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स थी बरे-सग़ीर में जो हुई, वो एजुकेशनल उसको आप डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सर सैयद की एजुकेशनल थी, अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज था, ठीक है? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था या स्कूल था गाइस आई गेस। फिर ये है रिलीजियस मूवमेंट्स थी काफ़ी सारी, और ये काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं, 4-5 हैं, इनको देख लेंगे। पॉलिटिकल मूवमेंट्स ऑब्वियसली मुस्लिम लीग का उसमें एक रोल आ जाएगा, ठीक है? फिर जमीयत उलमाए हिंद वो रिलीजियस भी थी और एक तरह से पॉलिटिकल भी थी।
फिर जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी वाला पोर्शन, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कब बनी थी। इवन मुझे मुझे याद है मेरी पहली अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था, और ऑल्दो कि मेरे जहन में था, लेकिन मैंने गलत लिख के आई थी कि क्या जो है ना ये कब बनी थी। मैंने 1700 में लिखा था, इट वाज क्रिएटेड इन 1600, जब इसको चार्टर मिला था ना क्वीन से। तो वो जो है ना बस यानी ये चीज़ें कि आपको थोड़ा थोड़ा ना इसकी आनी चाहिए। हर चीज़ ही इसमें से आपको पता होनी चाहिए, एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर हिंदू मुस्लिम डिविजन्स, फिर एक सोसाइटी का भी था कि उस वक़्त की सोसाइटी कैसी थी, क्या हो रहा था, पॉलिटिक्स जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद फिर कांग्रेस वजूद में आती है, उसके बाद मुस्लिम लीग, फिर जनाब फ्रीडम मूवमेंट पे हम आएँगे। तो उसमें मेरी तरतीब थोड़ी-सी गलत हो गई है, पहले इलामा इकबाल कर लें। इलामा इकबाल ने जो एक विज़न दिया था, फिर कायदे-आज़म का क्या विज़न था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कायदे-आज़म का जो विज़न है ना उसमें 1940 का और उससे पहले का और उससे भी पहले का हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, यानी उसके काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं और आपको हर एस्पेक्ट ही कवर करना पड़ेगा। कायदे-आज़म को ना क्योंकि एक पीछे क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए आपने उसको डिटेल में करना है। फिर जी खिलाफत मूवमेंट, ऑल्दो कि ये हमारी रिलीजियस मूवमेंट में आ जाएगी, लेकिन ये जो है मुस्लिम लीग के कॉन्टेक्स्ट में और फ्रीडम स्ट्रगल में वो भी सारा कुछ आएगा। और ऑल्दो कि मैंने यहाँ पे ये फ्रीडम मूवमेंट में लिखना था, जो अमेंडमेंट्स हो रही थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स आ रहे थे बार-बार, तो वो भी हमें डिटेल में करने पड़ेंगे समझने के लिए चीज़ों को। ऑल्दो कि इतना डिटेल में बेशक ना करें, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद है कि मैं रट्टे लगाती रह गई थी पेपर में, एक भी क्वेश्चन जब नहीं आया ना तो बड़ा दिल बुरा हुआ था। तो इसलिए मैं आपको ये तो नहीं कहूँगी रट्टे लगाएँ, लेकिन मैं ना आपको ये कहूँगी कि टेक्निकली चीज़ों को समझें। उन एक्ट्स में ना काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो एमसीक्यूज़ में आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो पूछते हैं कि पहला गवर्नर जनरल कौन था इंडिया में ना? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से पहला गवर्नर जनरल कौन था और पहला वाइसरॉय कौन था? फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ना उसका एंड कब हुआ था? कब उसको ख़त्म किया गया था? और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आगे चल के मैं आहिस्ता-आहिस्ता आपको खोलती रहूँगी। ठीक है, फिर पाकिस्तान आ जाए कि बन गया, तो इसमें अर्ली प्रॉब्लम्स, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। फिर इसके कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस, उनका कंपैरिज़न, और ख़ास तौर पे 73 का कॉन्स्टिट्यूशन और उसके अंदर आ जाएगी इस्लामिक जो उसमें प्रोविज़न्स थी वो। फिर डिफेंस आ जाएगा पाकिस्तान का, और उसमें हमारी डिफेंस पॉलिसीज़ आ जाएँगी, और हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम और वो सारी चीज़ें, और व्हाई वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी और एनएसजी के मेंबर हम क्यों नहीं हैं। कश्मीर इशू, ये भी चीज़ें। फिर जी ज्योग्राफी पे आ जाएँ तो पाकिस्तान एंड चेंजिंग रीजनल apparatus। अब रीजनल apparatus कैसे चेंज होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल जब 2020 तक के पास्ट पेपर्स हैं, तो आपको उसमें अफ़गानिस्तान में यही आएगा कि अफ़गानिस्तान का फ्यूचर क्या हो सकता है, और यूएस के साथ यानी नेगोशिएशंस या कैसे विड्रॉल होगा, ये वाली बातें सारी ना, कि किन बेसिस पे क्या मतलब वो हो सकती है। लेकिन अचानक ही 2021 में आपको पता चलता है कि सॉरी 2022 में कि जो है ना 2022 के पेपर में विथड्रॉल हो चुके हैं और क्वेश्चंस और तरह से आ रहे हैं। अब क्वेश्चंस आ रहे हैं कि यूएस विथड्रॉल के बाद जो है वो पाकिस्तान का क्या एक स्टांस रहेगा, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कैसे चेंज हो रही है। अब और आजकल अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो जैसे ईरान और सऊदी अरेबिया की रैप्रोचमेंट हुई है, तो उसमें जो है वो क्या होगा? उसमें अब पाकिस्तान के लिए जो है ना क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं ईरान के साथ ताल्लुकात में। और फिर जो है हमारा जो सीपेक का तो ऑब्वियसली वो एक रहा है ना शुरू से इशू। तो जो है उसके बाद एक यूएस और पाकिस्तान के जो है एक कोल्डनेस आई रिलेशंस में, तो उससे हमारा और चाइना के साथ क्या वो रहेगा, ठीक है? और फिर रशिया यूक्रेन वॉर के वेक में हमारी रशिया के साथ क्या पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी रहेगी, क्या कोई ब्लॉक जॉइन करना चाहिए, नहीं, या वो चीज़ें। एंड देन जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात होगी है, क्योंकि उसमें आपने पुरानी बातें नहीं लिखनी। एक मज़मून नहीं लिख के दे देना कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम का हिस्सा बने, ये वो। आपने उसको रीसेंट जो भी एडवांसमेंट हो रही हैं, इंडिया की क्या पॉलिसीज़ हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके, और क्या थ्रेट्स एंड चैलेंजेस हैं, उनको कैसे टैकल किया जाएगा, क्या इश्यूज़ हैं न्यूक्लियर पाकिस्तान और इंडिया जो हैं वो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पे हैं साउथ एशिया में, तो उसको क्या मतलब उसको कैसे लेके चलना है। तो ये सारी की वर्ड्स और की टर्म्स को आपको सर्च करके तो आर्टिकल्स ऐसे लेके चलने हैं। और फिर ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें पाकिस्तान हिस्से मतलब उसका है, और उसको जो है कैसे उन ऑर्गेनाइजेशंस को लेके चलते हुए कैसे पाकिस्तान अपने लिए जो है बेहतरी कर सकता है इकोनॉमिकली या ओवरऑल।
अच्छा जी, ये तो था सारा सिलेबस। हुँ। जो इसके मैंने आपको हाइलाइट करके भी दिखा दिया है, ठीक है? अब आप ये देख लें कि यहाँ पे पैलेस्टाइन इशू है, इकोनॉमिक चैलेंजेस है, सिविल मिलिट्री रिलेशंस है, पॉलिटिकल एवोल्यूशन सिंस 1971। तो ये सारे क्वेश्चंस और फॉरेन पॉलिसी, एथनिक इश्यूज़ वही प्रोविंसेस के साथ आएँगे, ठीक है? हाइड्रोपॉलिटिक्स, वाटर इश्यूज़, ये सारा करंट अफेयर का ही तो सामान है। ठीक है, ये नीचे तक आप देख लें, द प्रिवेलिंग सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, स्ट्रेटजीज टू डील विद देम, पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, ये सारा कुछ, ठीक है? ये अफ़गानिस्तान सिनेरियो जो है, कश्मीर है, ये सारा कुछ आपका करंट अफेयर्स है। तो ये समझे कि पाक अफेयर्स को कर लिया ना, पकड़ लिया सीधी तरह, तो कोई 2 महीने इसको अगर आपने लगा लिया अच्छी तरह टिका के, तो आपके 2 सब्जेक्ट तैयार होते हैं, 1 नहीं तैयार होता। और अगर लिख-लिख के करें, ऑब्वियसली मैं तो यही अज़्यूम करूँगी कि आप साथ-साथ लिख रहे हैं, जो भी एक डेली टॉपिक करते हैं। अगर आप ये करते हैं ना, तो इवैल्यूएशंस करवाते हैं, यानी इवैल्यूएशंस ना भी कराएँ, यू आर योर बेस्ट इवैल्यूएटर। तो लिखें बार-बार, सर्च करें आर्टिकल्स, चीज़ें ढूँढें, तो ये आपका बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। सो जी, आज के लिए जो मैं टॉपिक आपको दूँगी ना, दैट इज़ अबाउट आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। नहीं, लंबा हो जाएगा। मैं आपको देती हूँ टाइमलाइन एंड जो है ना इम्पोर्टेंट नेम्स। टाइमलाइन आपने बनानी है, बहुत डिटेल में नहीं, जो प्री कॉलोनियलिज़्म है, ठीक है? उसमें आ जाएगी इंडिया की जो है ना काफ़ी पुरानी हिस्ट्री, गुप्ता एम्पायर में आपने क्या करना है, पहला एम्परर कौन था जो गुप्ता एम्पायर का था, फिर लास्ट कौन था, और हु वाज़ कोटालिया या चाणक्य भी उसे कहते हैं। ये भी एक एमसीक्यू आया हुआ है, ठीक है? ये वज़ीर था एम्परर का, और इसने बहुत अच्छी जो है ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है इसके कुछ वो हैं, पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी है इसकी, बहुत ज़बरदस्त है। और फिर मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्ता मौर्य तो वो हो गया गुप्ता एम्पायर का, अशोका के ऊपर आपने थोड़ा-सा देखना है, उसके व्यूज़ क्या थे, रिलीजियस व्यूज़ क्या थे। फिर मुस्लिम एडवेंट, मोहम्मद बिन कासिम, बिल्कुल ब्रीफ करना है आपने। ये नहीं कि बहुत डिटेल्स नहीं पढ़नी कि मैम ने इतने सारे टॉपिक्स दे दिए, ये स्क्रीनशॉट ले लें अभी इन टॉपिक्स का, इन्हें आप तैयार करें। इनमें इनकी डेट्स लिखें, बहुत आसान सी डेट्स हैं, मुझे तो अभी भी ज़ुबानी याद है, ठीक है? तो वो डेट्स लिख लें आप, एरास लिख लें। फिर जी, कंडीशन ऑफ सबकॉन्टिनेंट एट द टाइम ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, ये एक डिटेल्ड क्वेश्चन के तौर पे कर लें, लेकिन अगर आप इसको सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस में डिवाइड करके देखते हैं तो बहुत ईज़ी है, वही बातें हैं सारी कि इस्लाम आने से पहले इंडिया में क्या हालात थे, उसमें आ जाएगा कास्ट सिस्टम कैसा था, ठीक है? लोगों की मतलब सोशल क्या वो एक था, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, मतलब मुख्तलिफ राजाओं महाराजाओं में बटी हुई थी स्टेट्स, या क्या सीन था, ठीक है? पॉलिटिकली कैसे ऑर्गेनाइज़ थे या क्या थे, और रिलीजन ऑब्वियसली हिंदुइज़्म था, बुद्धिज़्म था, जैनिज़्म था, ये सारी चीज़ें। फिर जी महमूद गज़नवी आते हैं, और फिर आपने कुतुबुद्दीन ऐबक का करना है, ठीक है? वो जो दिल्ली सल्तनत, और क्या था वो जो ख़ानदान गुलामा, स्लेव डायनेस्टी, ठीक है? वो आपने थोड़ा-सा देखना है, इनके नाम आपको एराज़ थोड़े से याद हों, कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम याद हो, फिर अलाउद्दीन खिलजी का थोड़ा-सा पता होना चाहिए, रज़िया सुल्ताना कौन थी, इल्तुतमिश कौन था। फिर आ जाएँ जी इम्पोर्टेंट बैटल्स जो उस एरा में हुई थी, कोई नाम आपको 2-4 आने चाहिए, पता होनी चाहिए, इन बैटल्स के डेट्स आपको पता होनी चाहिए। फिर जी मुग़ल एरा में अकबर बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अकबर के 9 रत्नों को थोड़ा-सा देख लें, शेरशाह सूरी और हुमायूँ की बैटल हुई थी, तो शेरशाह की रिफ़ॉर्म्स थोड़ी-सी देख लें, बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सा ऊपर-ऊपर से देख लें। बल्कि मैं रिकमेंड करूँगी नेट से ही ये चीज़ें देख लें। बुक से भी पढ़नी है तो बहुत डिटेल हो जाएगा, ऊपर-ऊपर से ये चीज़ें देख लें, ठीक है? 1-1, 2-2 वर्ड्स की इम्पोर्टेंस आपने डेट्स एंड नेम्स, और कोई ख़ास कारनामे हुए थे जैसे अकबर का दीन-ए-इलाही, तो ये आपकी एक बेस बन जाएगी। आज का यही काम है, ठीक है? लेक्चर हमारा बहुत लंबा हो गया है, लेकिन एंड पे काम थोड़ा-सा है। ये देखने में ज़्यादा लग रहा है थोड़ा-सा, ये करें आप, लिख के देखें आप, और इसमें जो है ना इसको आपने याद रखें, एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। कोई एमसीक्यू बच के जाने ना पाए, ये बात होनी चाहिए, ठीक है? और बैटल्स ऑफ पानीपत, 3 लड़ाइयाँ थी पानीपत की। एक बाबर ने लड़ी थी, एक लड़ी थी अकबर ने, और एक थे क्या नाम है ये जो अहमद शाह दुरानी फ्रॉम अफ़गानिस्तान, और ये मतलब पानीपत के मैदान में लड़ी गई थी तीनों लड़ाइयाँ, और बहुत मशहूर लड़ाइयाँ हैं। तो ये देख लेना कि इनके ओपोनेंट्स कौन-कौन